नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। आज का जो सेशन है दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन ऑन एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो ज्योग्राफी का है और एनवायरनमेंट सेपरेटली भी माना जाता है, लेकिन इस पर क्वेश्चन यूपीएससी डाल रहा है लगातार सीडीएस में, सीएफएफ में। आज के इस सेशन में मैं डिस्कस क्या करूंगा, क्वेश्चंस वो भी मैं बताता हूँ, टॉपिक कौन कौन से, पीवाईक्यूज तो सारे डिस्कस करूंगा। इसमें इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे, इकोलॉजिकल टर्म्स हैं कुछ जो हमें समझनी है, इकोटोन क्या होता है, इकोलॉजिकल नीश क्या होता है, फिर फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड्स के बारे डिस्कस करना है, ट्रॉफिक लेवल्स के बारे डिस्कस करना है। ये सारा इकोसिस्टम के टॉपिक्स हैं। बायोडाइवर्सिटी भी समझाऊंगा और क्लाइमेट चेंज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कन्वेंशंस वो, और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे कुछ डिस्कस करना है। बायोडाइवर्सिटी में नेशनल पार्क्स, ठीक है जी, बायोस्फीयर रिजर्व्स। एक इंटरेस्टिंग सेशन है, सारे पीवाईक्यूज भी आपके इसी के साथ डिस्कस हो जाएंगे। पहले तो यार इकोलॉजी जब हम पढ़ रहे हैं तो टर्म, एक बायोलॉजिस्ट थे, जर्मन बायोलॉजिस्ट हेंस रिटर ने ये टर्म दी थी, जिसका इकोस वर्ड का मतलब हाउस, और उसकी स्टडी। इट्स बेसिकली स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट इन रिलेशन टू द एनवायरमेंट एंड टू ईच अदर। क्लियर है? इस चीज पर है सारा इकोसिस्टम का जो इकोलॉजिकल स्टडी। अगर मैं बात करूं, ये एक इकोसिस्टम को समझने का सबसे पहले तरीका क्या है, पहले एक इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल का जब ग्रुप बनता है तो उसकी पॉपुलेशन बनती है, और फिर बाकी सभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो हम बात करते हैं कम्युनिटी बन गई। ठीक है जी। कम्युनिटी के बाद इट बिकम्स इकोसिस्टम वेयर ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड देन यू हैव इज बायोम। बायोम, हम अगर बात करें अर्थ के बायोम्स अलग अलग है, डेजर्ट इटसेल्फ इज अ बायोम, वहां पर अलग तरह का है इकोसिस्टम है डेजर्ट के अंदर, बट दैट सिस्टम कैन बी प्रिवेलिंग इन एवरीवेयर एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो उसको इकट्ठों को सभी को बायोम कहेंगे। और फिर पूरी अर्थ का बायोस्फीयर, ये ऑर्डर भी याद रखिए, इंडिविजुअल है, फिर पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी है, कम्युनिटी से इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम से बायोम है, और बायोस्फीयर है। ये क्वेश्चन में आया हुआ तो मैं बता रहा हूँ, और क्वेश्चन आपसे हिल भी नहीं पाता अगर आपने ना पढ़ा होता। अगर इकोसिस्टम को मैं डिवाइड करूं तो दोस्त, कुछ नेचुरल होंगे, कुछ मैनमेड इकोसिस्टम्स होंगे। नेचुरल, जहां पर टेरेस्ट्रियल होंगे, जो कि नेचर में रह रहे हैं टेरेस्ट्रियल जमीन पर, और एक्वेटिक है। एक्वेटिक में भी एक फ्रेश वाटर होता है, एक मेराइन वाटर होता है जी। टेरेस्ट, जमीन पर फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, दीज ऑल आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। इफ आई टॉक अबाउट द बायोटिक एंड एबायोटिक, एबायोटिक मींस नॉन लिविंग टाइप्स। क्लाइमेट हो गया एडेफिक, एडेफिक में मतलब सॉइल, पीएच, मिनरल, टोपोग्राफी। जबकि क्लाइमेट में हम बात करते हैं रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर, राइट। बायोटिक में इफ यू अंडरस्टैंड, वी हैव द डिफरेंट लाइक प्रोड्यूसर्स, जिनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ, जो खुद का खाना बनाते हैं, जैसे प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफ्स एनिमल्स होते हैं, और सेप्रोट्रॉफ जो डिकेइंग चीजों को खत्म करते हैं, खा रहे होते हैं। क्लियर है? उसी में हम प्राइमरी, सेकेंडरी, हर्बीवोर्स सुने हुए हैं, कार्निवोर्स, लार्ज कार्निवोर्स और आमनिवोर्स। इसमें कुछ है नहीं जो पूछने वाला, पर कल को ऐसा लगे, कल को बना भी दे क्वेश्चन, कुछ पता नहीं जी। अब जरा वर्ड समझने, इकोटोन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोटोन होता है जहां पर दो इकोसिस्टम आपस में ओवरलैप कर रहे हो, और जो यहां पर जो बीच में ओवरलैपिंग वाला एरिया है, इसको कहते हैं इकोटोन। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर। यहां पर रिवर वाटर है और इधर समुंदर है। जब नदी समुंदर में ऐड होती है तो वहां पर एक एस्चुरी बनता है, और एस्चुरी इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक इकोटोन है, एक ट्रांजिशन जोन है बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड द सलाइन वाटर। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एस्चुरी। सो एस्चुरी इज एन एग्जांपल ऑफ इकोटोन, जहां पर इस सलाइन वाटर के भी मिलेंगे जानवर, सब कुछ डाइवर्सिटी, और फ्रेश वाटर के भी दोनों मिक्स होंगे। इसी प्रकार ग्रासलैंड भी एक इकोटोन ही है, ट्रांजिशन जोन। एक तो डेंस, जहां पर बारिश हो रही है मॉनसून वाला, और दूसरी तरफ हमारा डेजर्ट है, तो इन दोनों के बीच का जो है ट्रांजिशन जोन, उसको इकोटोन कहते हैं। मैनग्रोव्स आर ट्रांजिशन जोन बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड मेराइन, राइट। एस्चुरी है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको, और इसी प्रकार ग्रासलैंड्स आर बिटवीन द दिस थिंग। तो ब्यूटी क्या है इस जगह की, यहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों इकोसिस्टम की यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। तो हाई डेंसिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड वेराइटी ऑफ स्पीशीज कैन बी फाउंड इन इकोटोन। यू कैन से इट्स अ ब्रिज फॉर जीन फ्लो, दोनों का मिश्रण होगा, और यहां पर सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी होती। आशा है कि सभी के दिमाग में इकोटोन वर्ड क्लियर हो गया जी, ये याद रखना आपने।
और इसी पे एज इफेक्ट का मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा एज पे डाइवर्सिटी है, जहां पर दोनों मिल रहे हैं सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, इंक्रीज वेराइटी एंड पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स इज फाउंड। सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज एज इफेक्ट। आइए जरा आगे बढ़ते हैं जी। एक और वर्ड समझना हमें, इकोलॉजिकल नीश। ये टर्मिनोलॉजीज हैं चार पांच, बायो एक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन जो आती हैं। इकोलॉजिकल नीश क्या होता है जी? नीश वैसे ही हम ना बहुत कॉर्पोरेट में भी यूज करते हैं वर्ड्स होते हैं। नीश उसका क्या है? उसका स्पेशल पर्पस क्या? पूरे सिस्टम है। जैसे एक अगर एक कोई सिस्टम है, somebody is teaching, somebody is into marketing, somebody is into टेक्निकल काम, कुछ फाइनेंस का, कुछ ऐसा, तो ये हर एक का एक एक पर्पस है। अगर ये बीच में से एक भी हिल जाए तो डू यू थिंक द सिस्टम विल वर्क प्रॉपर्ली? नो। एवरी इंडिविजुअल हैज इट्स ओन रोल इन दैट इकोसिस्टम। इसी प्रकार हम, इसीलिए तो हम समझ रहे हैं दोस्त, हमें लगता है यार ये जो है मुर्गा, इसका कोई लोड ही नहीं है, खाओ काटो और खाओ, ऐसा नहीं है दोस्त। उसका भी कोई ना कोई इकोसिस्टम में योगदान है, और वो अगर हट जाए तो सिस्टम में कोलैप्स। ऑलरेडी दिस दीज थिंग्स आर हैपनिंग। तभी तो आजकल आपने सुना IUCN बताता है आपको एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन सी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन सी, क्योंकि उनको भी बचाना हमारा काम है। ऐसे हम पागल नहीं है कि करोड़ों रुपए खर्च के अफ्रीका से कभी टाइगर लेके आ रहे हैं। तो वो क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम का पार्ट है, उसको बचाना हमारा काम है, ये समझना जरूरी है जी। So it's a functional role of a species in an ecosystem, especially with regard to food consumption, or it can be interaction, has its with biotic and abiotic. Clear है? So ये चीज होती है niche. Clear? Interaction. It's not only with respect to food. Every interaction, all interaction of a species with other animals, other members in its community, predation, competition, everything. So due to unique niche possessed by different species, the competition resources can be avoided. आइए जरा आप समझते हैं। Ecological niche of an organism relates to specific habitat of the organism. Symbiotic relation, ऐसा तो नहीं है भाई, मैंने कहीं भी कहा symbiotic का मतलब दोनों का फायदा करे, उसका भी और अपना भी ना। Diverse occurrence of a species under different system. Its interaction with all other organisms. तो मेरे दोस्त, इट्स बेसिकली इंटरेक्शन, इट्स नॉट अबाउट हैबिटेट ओनली। इससे और क्लैरिटी होगी। इकोलॉजिकल नीश होता है इसका इंटरेक्शन विद अदर ऑर्गेनिजम्स। उस इकोसिस्टम में हर ऑर्गेनिज्म का कोई रोल है, तो उसका जो इंटरेक्शन है उसको नीश कहते हैं जी। नेक्स्ट बात करते हैं जी एनर्जी फ्लो। आप सभी ने फूड चेन, फूड वेब सुने हुए हैं, उसको भी थोड़ा थोड़ा आपको समझाता जाऊंगा ताकि पेपर में क्वेश्चन हो सके। आप सभी को पता, पूरी पृथ्वी पे एनर्जी का देना कहां से है? सूरज से। और सूरज से एनर्जी लेने के लिए सिर्फ एक ही चीज में सबसे ज्यादा ताकत है, वो है प्लांट्स। क्लियर है? क्योंकि जब ये प्लांट को सूरज की किरणें, हम तो सूरज के बगैर रह भी लें, ठीक, हमें लगता है हम रह सकते हैं, पर प्लांट नहीं रह सकता दोस्त। और प्लांट ही है जो मेन खाना बनाता है सभी के लिए। सो प्लांट्स एंड ट्रीज आर ऑटोट्रॉफिक। दे आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग सोलर एनर्जी इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर देयर सस्टेनेंस। तो भगवान से कम नहीं है दोस्त प्लांट। कोई भी पेड़ हम 2 सेकंड में काटते समय 1 सेकंड नहीं सोचते, इस समय हैदराबाद वाला इशू दिख रहा है सब जगह। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, animals are not capable to convert solar energy into usable, हम नहीं कर सकते। so animals depend on the plant, so we are heterotrophs, they are autotrophs। लेकिन जो लाइफ है सस्टेन करनी है अगर, so वो किस पे डिपेंड करती है? ऑन द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑटोट्रॉफ टू कंज्यूमर्स। क्लियर है? इस चीज को स्टडी करने के लिए वी हैव द डिफरेंट थिंग्स। एक तो पहले याद रखना, फ्लो ऑफ एनर्जी होती कैसी है? ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है। इसमें मैंने बताना है कि अल्टीमेटली 10% रूल। एक लेवल पर अगर ये 1000 कैलोरीज है ना, तो ये ट्रांसफर होगी 100। 10% ही ट्रांसफर होती है एक सिस्टम से दूसरे में, 10, फिर 1, और फिर 0.1। ये चीज आपने याद रखनी है। क्लियर? फ्लो ऑफ एनर्जी विद इन एन इकोसिस्टम। A trophic level interaction leads to the formation of food web, food chain, or ecological pyramids. And 10% rule is always there. A trophic level, there is a loss of energy in the form of heat. 10% of total energy at any trophic level is moved to the next one. तो 10% ही सिर्फ मूव करती है। इसी कारण नॉर्मली लिमिटेड ही ट्रॉफिक लेवल्स एग्जिस्ट करते हैं। 4 से 5 या मैक्सिमम 6 तक पहुंच पाते हैं ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर ही 10% होता है। अब जरा फूड चेन और फूड वेब की भी बात करते हैं। वेब मतलब जाल, फूड चेन मतलब एक चेन ऐसे चल रही है।
ग्रास है, ग्रास को खा रहा ग्रास ऊपर को खा रहा फ्रॉग, फ्रॉग को खा रहा सांप, तो ये एक फूड चेन है। लेकिन अगर इसी ग्रास को खा रहा रैबिट भी, और रैबिट को खा रहा है सांप भी, सांप को भी खा रहा है ये आगे, तो मतलब एक जाल बनता जा रहा, उसको फूड वेब कहते हैं। नॉर्मली नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करते हैं नहीं। क्लियर है? स्ट्रेट pathway through which food energy travels in an ecosystem, that is food chain. So members of higher trophic level feed upon the single organism of the lower. क्लियर है? हायर ट्रॉफिक लेवल पे जो है वो लोअर से आगे आगे बढ़ता जाता है। सो मेंबर्स ऑफ हायर ट्रॉफिक लेवल कैन फीड अपॉन नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव organisms. सो प्रेजेंस ऑफ सेपरेट आइसोलेटेड फूड चेन्स ऐड टू द इनस्टेबिलिटी। अगर सेपरेट हो है ही नहीं, फूड वेब भी होते हैं और उससे स्टेबल इकोसिस्टम होता है, कुछ नहीं इसमें आने का, पर समझ लीजिए। सीधा एक ही डायग्राम सारे पिरामिड्स आपको समझा देगा जी क्या चीज है पिरामिड। पिरामिड होता है एक नंबर्स का, तीन तरह के होते हैं, एक बायोमास का और एक होता है एनर्जी का। याद रखिएगा, नंबर और बायोमास के तो सीधे भी अपराइट भी होता है, इन्वर्टेड भी होता है, लेकिन सिर्फ एनर्जी का वो सिर्फ अपराइट ही हो सकता है, और वो लॉजिकल है, क्योंकि 10% ही ग्रास को खाएगा रैबिट, तो रैबिट में 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, इसको खाएगा टाइगर तो 10% ही ट्रांसफर होगी, तो एनर्जी कम होती जाएगी। सो इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। इसलिए हमेशा एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, याद रखिए, चाहे वो एक्वेटिक हो चाहे टेरेस्ट्रियल हो। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो दोस्त वो अपराइट होता है, ग्रासलैंड में जैसे नंबर ऑफ क्रॉप्स लगाए उसको ग्रास होपर्स खा रहे हैं कम हो गए, ग्रास होपर्स को खा रहे हैं फ्रॉग तो कम हो गए, स्नेक्स खा रहे हैं तो कम हो गए, और फिर वल्चर। सो इट डिक्रीजेस एज वी राइज, इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अपराइट। और दूसरी तरफ होता है भाई इन्वर्टेड, जहां पर नंबर्स में अगर मैं बात करूं, सबसे नीचे एक पेड़ के ऊपर कितने बर्ड्स बैठे हैं, तो नंबर ज्यादा ना, सबसे पहले एक से फिर नंबर पे बर्ड्स पे, और एक एक बर्ड पे पता नहीं कितने कितने पैरासाइट बैठे हैं, तो वो भी फिर आगे। सो ये इन्वर्टेड है जी। क्लियर है जी? सो इट कैन एग्जिस्ट इन ट्री इकोसिस्टम, एग्जांपल भी याद रखिए, ग्रासलैंड में तो ऐसा। इसी प्रकार बायोमास का मतलब वेट। क्लियर है? अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा वेट, तो ट्री का, ट्री के ऊपर बर्ड्स हैं तो बर्ड्स का वेट कम होगा, फिर उसके बाद पैरासाइट्स उनका वेट कम, तो बायोमास का अपराइट हो सकता है। अगर मैं बात करूं मेराइन इकोसिस्टम, छोटे छोटे बायोमास फाइटोप्लैंक्टन हो तो उसको मछली खाएगा और बड़ा होगा, उसको बड़ी मछली खाएगा तो और बड़ा होगा। तो ये दोनों याद रखने हैं आपने, ये चीज पेपर में आ सकती है, पिरामिड्स के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन हो अपराइट एनर्जी एनर्जी वाला आप मार दोगे। ये आपके सामने क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिट्स द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, 2023 दो का क्वेश्चन है ये सीडीएस का, टू इट्स फूड चेन, आपने भी देखा ही है। डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी इज द वन विच लिमिट्स द ट्रॉफिक लेवल। वेरी सिंपल, अब वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब जरा ये डायग्राम ही मैंने कुछ नहीं रखा है इसमें, सिर्फ डायग्राम रखे हैं। बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में अंतर क्या? मैं शायद दिख उसमें मेरे आगे फोटो ना आ रही हो, तो जरा चेक करिए बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन में फर्क क्या है। ये है मैग्निफिकेशन, जहां पर प्लैंक्टॉन्स है, प्लैंक्टॉन्स को खा रही है मछली, मछली को खा रही शार्क, और शार्क को खा रहा भालू। तो हो क्या रहा है, एक फूड चेन के अंदर कंटेमिनेशन बढ़ती जा रही है। अगर फूड चेन के अंदर कंटेमिनेशन बढ़ रही है तो उसको कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। क्लियर है? मैग्नीफाई होता जा रहा है, सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट कहां पे, एंड पे सबसे ज्यादा। अगर मैं बायो एक्यूमुलेशन की बात करूं तो वो क्या होता है, फूड चेन में नहीं, पहले ही लेवल पर ये बढ़ता जा रहा है। मछली है, मछली ने खाया मरकरी तो कुछ भी, तो मछली के अंदर फिर वो टाइम के साथ जैसे जैसे बढ़ता गया, लेकिन एट फर्स्ट लेवल इटसेल्फ इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, वी कॉल इट एज बायो एक्यूमुलेशन। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। वेरी सिंपल एंड लॉजिकल टर्म्स, एनीबडी कुड हैव अंडरस्टूड। क्लियर हो गया? एक्यूमुलेशन मतलब एक्यूमुलेट होना, इकट्ठा होना, जिसने खाया उसी में इकट्ठा होता जा रहा है, विद टाइम बढ़ता जा रहा है। और magnification when it is changing, increasing with the level in the food chain. राइट एवरीवन, इस पे भी क्वेश्चन ही पहले दिखा दूं यार, फिर मैं बायस पर मेरे को लग रहा तेजी तेजी में, पर चीजें सारी बायो एक्यूमुलेशन प्रोसेस ऑफ progressive accumulation of heavy metals in an organism, not food chain. That's right, accumulation is right. Second statement, large fishes of the pond are found to have higher concentration of pesticide than plankton. ये तो भाई मैग्निफिकेशन बता रहा है कि बड़ी मछली जो है जिसने छोटी छोटी मछलियां खाई हैं उसमें ज्यादा कंटेमिनेशन, तो वो क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन। तो ये मैग्निफिकेशन एग्जांपल है, ये ऊपर एक्यूमुलेशन है।
अगर बायोमैग्निफिकेशन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यूपीएससी बना के डालता है, इंक्रीज इन द बॉडी वेट, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, एक्यूमुलेशन ऑफ इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ नॉन थ्रू फूड चेन। क्लियर हो गया जी? फूड चेन में बढ़ता जाए, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, इसको इसने खाया, वैसे वैसे ये बढ़ता जा रहा है, तो उस चीज को क्या कहेंगे? बायोमैग्निफिकेशन। जान के वर्ड क्या यूज किया? एक्यूमुलेशन, ताकि बंदा आंखें बंद करके कहते ये नहीं हो सकता, पर अगर आप समझो थ्रो फूड चेन नॉन डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स उसमें बढ़ रहे हैं, तो आंसर तो सी ऑप्शन ही होना चाहिए था। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट द बायोमैग्निफिकेशन एंड बायो। अब मेरे भाइयों, बायोडाइवर्सिटी की बात करूं, बायोडाइवर्सिटी में मैंने ज्यादा नहीं उठाया। बायोडाइवर्सिटी पे पहले तो समझ आना चाहिए बायोडाइवर्सिटी होता क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी मींस विभिन्नता, बायो मींस लाइफ, राइट। और नेचर में जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना बढ़िया अर्थ सस्टेन कर पाएगा। क्यों? सपोजली एक बीमारी आ गई, अगर सभी में सेम ही जीन्स हुए तो एक ही बीमारी से सब मर जाएंगे, लेकिन अगर डाइवर्सिटी हुई, कोई अलग कोई अलग कोई अलग, तो कुछ तो मरेंगे, कुछ बच जाएंगे, क्योंकि उनमें वो जीन्स हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सो डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसको प्रोटेक्ट करने के दो तरीके हैं जी। पहले तो बायोडाइवर्सिटी कहाँ से कहाँ बढ़ती है, याद रखिएगा, विद लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मींस इक्वेटर टू पोल इट डिक्रीजेस, सबसे ज्यादा इक्वेटर पे होती है डाइवर्सिटी, और जैसे जैसे आप पोल पर जाओगे डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी। पहला पॉइंट समझ आ गया। इट लैटिट्यूड इज इनवर्सली, जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ेगा डाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, ये याद रखिए। इवन ऑल्टीट्यूड के साथ भी यही है, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होगी, ये भी याद रखना है आपने। एज वी राइज अबव द बायोडाइवर्सिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। सो लैटिट्यूड से ऑल्टीट्यूड से दोनों पॉइंट याद रखने हैं आपने, बायोडाइवर्सिटी पे याद हो जाएगा, समझ आ रहा है। अब यार बायोडाइवर्सिटी को बचाने के दो तरीके होते हैं, इसमें लिखा होता है आपकी बुक में भी, कई जगह पर आईएएस में पहली बार जब मैंने पेपर दिया था, जब भी आया था इन्वायरमेंट तब ऐड ही हुआ था कि प्रोटेक्ट करने के दो तरीके, एक्स सीटू और एक इन सीटू। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दे आर इन सीटू, मतलब जहां पर है वहीं पर उनको बचाया जाए, उसको एक्स सीटू कहा जाए, इन सीटू कहा जाएगा। मतलब अगर यहाँ पर कोई है जानवर, जंगल है, तो उसको वैसे के वैसे ही चारों तरफ से इकट्ठा कर दो, उसको बचाओ, उसको इन सीटू कहा जाता है। एक्स सीटू का मतलब उसको उठा के कहीं जू में लेके जाओ, बॉटनिकल गार्डन में लेके जाओ, दैट विल बी एक्स सीटू। क्लियर हो गया जी? किसी और जगह पर लेके जाना, उसको एक्स सीटू कहा जाता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व इस समय भारत में 18, इनको देखना है, याद रखना, तरीके से बता रहा हूं कैसे याद करना, ये मेरा काम है। पहले जरा हिमालयन स्टेट्स में देखते हैं, सबसे पहले जेएंडके में तो कोई है नहीं जी। अगर मैं बात करूं हिमाचल में, कोल्ड डेजर्ट है जी, ये मेरे लिए भी नया, लाहौल स्पीति के पास। उसके बाद नंदा देवी आपने सुना ही होगा, वो है उत्तराखंड में। उसके बाद सीधा सिक्किम में पहुंचेंगे, कंचनजंगा। अरुणाचल में याद रखिएगा एक ही है, दिहांग दिबांग। और फिर असम में दो हैं, मानस, दिब्रू शिखोवा। और मेघालय में नौकरिक, एनसीआरटी में नौकरिक लिखा भी हुआ, किस में? गारो में, खासी में, जंतिया में। इट्स इन गारो, याद रखें। और इंपॉर्टेंट है भाई, दिब्रू शिखोवा, ये तो सभी को याद हो गए। दिहांग दिबांग तो नदियां पढ़ी थी हमने, जब ब्रह्मपुत्र एंटर करती है अरुणाचल में इन द नेम ऑफ दिहांग, और इधर से दिबांग इसको ज्वाइन करती है, याद आ गया। दिहांग दिबांग इज इन अरुणाचल, दिब्रू शिखोवा एंड मानस इज इन असम, नौकरेक इज इन मेघालय। ये हमारे नॉर्दर्न स्टेट्स के, वो कितने? एक दो तीन चार पांच छ सात हमारे हिमालयन स्टेट्स में, और मेरे हिसाब से आपको याद हो गए। अब अगर मैं बात करूं बीच में, तो एक तो गुजरात में है जी, रैन ऑफ कच्छ, याद आ रहा है, रैन ऑफ कच्छ में है, ये भी याद रहे। उसके बाद मध्य प्रदेश में, पी से दोनों, पन्ना, हीरा की तमन्ना है कि उसको पन्ना मिल जाए भाई, बायोस्फीयर रिजर्व है। और पंचमढ़ी, ये भी याद रखें, मध्य प्रदेश में बहुत फेमस हिल स्टेशन है यहाँ का, वो भी है। और अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पे, वी हैव अचानकमर, अमरकंटक। अमरकंटक जो कि मैकाल हिल्स की हाईएस्ट पीक है, तो अचानकमर, अमरकंटक, नाम ही देखिए ऐसा। इज एवरीवन क्लियर? याद रखिएगा, उड़ीसा में यू हैव ए सिमलीपाल, इन उड़ीसा you have a Simlipal, and in West Bengal you have a Sundarbans.
क्लियर हो गया जी ये सभी को। अब अगर नीचे मैं बात करूं दोस्त, शेषाचलम याद रखिएगा, यहां पर है आंध्रा में। वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट, आईएएस के पेपर में अगस्त मलाई, ये लोकेशन है, एग्जैक्ट लोकेशन है जो मैप में होनी चाहिए, कोई आगे पीछे नहीं, बहुत बारीकी से इसलिए मैप मैंने रखा, नहीं तो रंग बिरंगे मैप है जी। नीलगिरी इज एट अ ट्राई जंक्शन ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, दिख रहा है ट्राई जंक्शन पे बिल्कुल। और फिर यहां पर अगस्त मलाई भी चेक कर लिए, केरला और तमिलनाडु के दोनों के बाउंड्री पे, ये भी पॉइंट टू बी नोटेड है। गल्फ ऑफ मन्नार एंड ग्रेट निकोबार, मेरे भाइयों खोपड़ी में बैठे हैं ये। मध्य प्रदेश वाले सभी को क्लियर है जी, रैन ऑफ कच्छ, फिर मध्य प्रदेश में एक नीचे था पंचमढ़ी, ऊपर आ गया पन्ना, इधर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच में अचानकमर अमरकंटक, उड़ीसा में सिमलीपाल, फिर आगे वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस, नीचे गए अचानक, उसके बाद आंध्र प्रदेश में शेषाचलम, नीलगिरी, तीनों के ट्राई जंक्शन पे, और नीचे तमिलनाडु और उसके अगस्तमलाई, और फिर गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, याका बागा डाका। आई होप एवरीबॉडी इज वेरी क्लियर अबाउट दीज। पहला बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी था जी, सबसे बड़ा एरिया वाइज कच्छ है, ये भी याद रखना, तुम्हारे लिए फैक्ट्स निकाल निकाल के तुम्हारा भाई पागल हो चुका है, पर कोई जनता व्यूज नहीं देती, कोई चक्कर नहीं भाई, अपना टाइम आएगा। अब भाई ये निमोनिक है, गलती से इसको रंग देना भूल गया, क्योंकि ज्योग्राफी भी के अलावा मैं हिस्ट्री भी लेके आऊंगा इस हफ्ते, ये मेरा वादा, और मैं पक्की हिस्ट्री ऐसी कि जो आपको पहली बार करके याद हो जाए और पेपर में ठोक के आ जाओ। एन फोर सप जीके याद रखना जी, सप जीके, ना सप जीके। एन फॉर एन चार कौन से, नंदा देवी, नीलगिरी, दिख रहा है सभी को, एन फॉर नीलगिरी। ये कौन से हैं, 18 में से अब 12 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने मैप प्रोग्राम के रिकॉग्नाइज कर लिए हैं जी, यूनेस्को हेरिटेज के अंडर आ चुके हैं ये। एन फॉर नीलगिरी, नौकरेक, दिख रहा, निकोबार, पहले हो गए नंदा देवी भी, नौकरेक भी, और केड़ा ग्रेट निकोबार, या का सभी के क्लियर है खोपड़े में, एन फोर। उसके बाद एस में अगर बात करें, सिमलीपाल और सुंदरबंस, यही दो थे। ए से 2 अगस्त मलाई और अचानक अमरकंटक, और पी से यहां पर सिर्फ एक दिया, वो है पंचमढ़ी, और दूसरा पन्ना, वो भी हो चुका है, ऐड हो चुका है। फिर जी से खून पीड़ो मार दो, गल्फ ऑफ मन्नार, और के से कंचनजंगा, याका बाका डाका क्लियर हो गया सभी को, टोटल 12 बायोस्फीयर रिजर्व इस समय मैब यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में मेंबर बन चुके हैं, ये पेपर में आ जाते हैं। हो गया भाई, इतना टाइम है नहीं, समझ लिया तो समझ लिया, ओके डन कर दिया। अब आते हैं क्लाइमेट चेंज की प्रोटोकॉल्स पे। काटाजीना पूछा गया आपके पेपर में, काटाजीना खून पीना है कहाँ पे, काटाजीना कोलंबिया में जी। और ये है क्या, जब आप कोई टेक्नोलॉजी से, जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी ला रहे हो, और उससे, उस टेक्नोलॉजी से यू आर मेकिंग इट जेनेटिकली मॉडिफाई। अब होगा क्या, सपोजली आपने एक खीरा बनाया, वो खीरा जेनेटिकली मॉडिफाई किया, जो कि हमेशा मीठा भी होगा, उसमें बीज भी होंगे, बहुत स्वाद होगा, कभी पकेगा ही नहीं, ऐसा खीरा बना तो दिया, सब जगह पे आपने लगाना शुरू कर दिया, हौली हौली ये पूरी दुनिया में लग जाएगा। इससे होगा क्या, कल को कोई नई बीमारी आई, इसमें वो जीन्स सेम हो गए सभी में, तो एक ही बार में खीरे की प्रजाति खत्म। इसलिए ठीक है, आप जेनेटिकली मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खतरा है बायोटेक्नोलॉजी से, उसको बचाने के लिए काटाजीना प्रोटोकॉल है, खोपड़ी में बैठा। नेक्स्ट बात करो, नगोया, जो कि जापान में है, एक्सेस टू द जेनेटिक रिसोर्सेस, ये सभी को एक्सेस मिले सभी को मिले, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन, दैट इज नगोया प्रोटोकॉल। याद रखिए, इस साल के तीनों मीट भी मैंने बताए थे, यूएनएफसीसी याद आ रहा है, यूएनसीबीडी याद आ रहा है, और यूएनसीसीडी, ये तीनों याद भी रखने हैं। ये कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन जो कि रियाद में हुआ, सऊदी अरब में, मेरे को कैसे याद है, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी रेगिस्तान और डेजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट करेगा, यही करेगा जी, इसको ज्यादा फिक्र है बिल्कुल। और बायोडाइवर्सिटी का अगर मैं बात करूं, तो दोस्त वो है कैली में, कैली कोलंबिया में है। और यूएनएफसीसी वाला कहां पर था, बाकू में, कहां पर, अजरबैजान में।
और एक ना इस बारी यूएन की मीट प्लास्टिक के लिए हुई। मेरे भाई ने एक ने ना, मैं करंट अफेयर में जब करा रहा था, कमेंट सेक्शन में नाम लिखा था, मेरे को फिर भूल गया। फिर से आप लोग ढूंढ के बताइए, इस बारी यूएन की मीट प्लास्टिक के यूज को खत्म करने के लिए कौन सी हुई है, कहां पर हुई है, मार्क बताना है। अब आ जाओ वापस, माँ कहाँ से याद आ गई। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जितने भी ग्लोबल, सुन लीजिए, ओजोन लेयर डिप्लीटिंग गैसेस हैं उनको फेज आउट किया था 1987। ये कम से कम 10 बारी पेपर में क्वेश्चन आ चुका। ओजोन याद रखिएगा, ओजोन कहाँ पर मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। और उसको कौन डिप्लीट कर रही है, सीएफसी गैसेस, हेलोजेंस। क्लियर है, सीएफसी, क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स। ये जो है जब ये ऊपर जाएंगे आसमान में तो ओजोन को डिप्लीट कर देंगी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये जो गैसेस हैं इनको फेज आउट कर देगा, इनको नहीं यूज करना 1987 में। इससे पहले वियना कन्वेंशन भी थी कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए। क्लियर है जी ओजोन के बारे। उसके बाद ये कन्वेंशन सारी याद रखनी, हर ऑल्टरनेट ईयर्स पूछता है। इवन एनडीए में भी पूछ रहा है, सीएपएफ में भी पूछ रहा है, सीडीएस में। अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा मुन्ना, टेंशन ही लेनी, समझे। स्टॉक होम, स्टॉक होम किसकी, किसकी राजधानी है, स्वीडन की, याद रहेगा जी। पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पे है ये कन्वेंशन। मिनी माता तो सभी को पता है, ये छोटी माता नहीं है भाई, मरकरी के ऊपर है। जापान में है मिनी माता एक आइलैंड, जहां पर पानी में मरकरी मिलने के कारण पीपल हैड अ गुड अमाउंट ऑफ बीमारी ऑफ मिनी माता। इट्स अ डिसीज व्हेन इट इज इन वाटर। सो मिनी माता कन्वेंशन याद रखना। ऐसे बेजल कन्वेंशन याद रखिएगा, बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। बेजल कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। इकोनॉमिक्स में मैंने वैसे पढ़ाया तो नहीं। बेजल कन्वेंशन वैसे बैंकों की भी है, ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सभी बैंक्स का एक बड़ा बैंक है। आरबीआई का भी बाप सभी दुनिया के बैंकों का, वो बीआईएस है। क्लियर है, और वो बेसल में है। बेसल कन्वेंशन 1, बेसल कन्वेंशन 2, बेसल कन्वेंशन 3 फॉलो की जाती है बैंक्स में पूरी दुनिया में। लेकिन वो इन्वायरमेंट, वो इकोनॉमिक्स है। यहां पर बात करें हैजार्डस वेस्ट का, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। क्लियर है जी, बेजल। रॉटरडैम याद रखिएगा, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड, जो बीमारियां वाले कीड़े जो हैं इधर, जो आप केमिकल्स हैं, उसका कंसेंट प्रोसीजर हो। उसके बाद वियना, न्यूक्लियर डैमेज पे। रामसर आपको पता है वेटलैंड्स पर है, बहुत बार पूछा हुआ है, ईरान में आया हुआ। बॉन कन्वेंशन पक्का याद रखना भाई, माइग्रेटरी बर्ड्स पे। बॉन जर्मनी में, याद रखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। आखिरी सबसे इजी है, साइट्स जिसको कहते हैं, वॉशिंगटन कन्वेंशन, एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाना, वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। साइट्स ही तो है जो करती है एंडेंजर्ड कौन सी है, कौन कौन सी है। हो जाएंगे यार ये पक्के, याद रखने की, इन पे क्वेश्चन पक्के हैं। क्योटो प्रोटोकॉल आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग की ग्रीन हाउस गैसेस पे था। नगोया प्रोटोकॉल भी ग्लोबल वार्मिंग पे था, जहां पर बेनिफिट्स के बारे में बात की। मॉन्ट्रियल याद रखना, स्टॉकहोम, मिनीमाता, बेजल। तरीका सभी को पता है कि तरीका भी मैं ही बताऊं, वैसे मैंने अन अकेडमी की क्लासों में काफ़ी तरीके बताए थे याद करने, पर तुमको खूब खोपड़ी वालों, बिना तरीके के तुमको कुछ होना भी नहीं, तुम्हें याद ही नहीं रहने। स्टॉकहोम, इनमें से कोई भी शहर है जिसमें डबल ओ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो यही है। और याद रखना पीओपी, मैंने ऐसे ही याद किया, पीओपी कराते हैं ना स्टॉकहोम में। अगला मरकरी वाला तो पक्का पता, बेजल भूल लेगा, ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। बेजल वेस्ट डिस्पोजल पे है, याद रहे। रोटरडैम बिजिएस्ट पोर्ट है दुनिया का, नीदरलैंड्स में है रोटरडैम। और वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड केमिकल का धंधा होता है। ऐसे ही याद करने का तरीका, वियना में तो पता ही है, ओपेक के हेडक्वार्टर्स है, और न्यूक्लियर के भी हेडक्वार्टर्स वहीं पे, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी। रामसर भी याद है, बॉन आपको याद होगा जर्मनी वाला, वहां पर माइग्रेशन बहुत है, माइग्रेटरी बर्ड्स बहुत आते हैं। हो जाएंगे यार, साइट्स वाला पक्का हो गया। चलिए आगे। क्योटो प्रोटोकॉल इज अ ट्रीटी विच डील्स विद व्हाट, इट वाज ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ये रीसेंट सीडीएस के क्वेश्चंस हैं। कार्टिजिना, सिटी ऑफ कार्टिजिना, द फेमस प्रोटोकॉल फॉर बायोसेफ्टी इज, द प्लेस इज इन कोलंबिया। या का the food chain, the relation between the autotrophic, no जी, exchange of genetic material, no, passage of food from one organism to another, that is this. Protecting human health and environment against adverse effects of which of the following, ये क्या है जी, कोई प्रोटोकॉल लिखना ही भूल गया, कौन सी कह रहे हैं। मिनी माता है तो मरकरी है,
अगर स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम था शायद, तो दोस्त वो कौन सा पीओपी। हैजार्डस वेस्ट वाला याद हो गया, जल्दी बता दो कमेंट सेक्शन में। पेस्टिसाइड्स वाला तो तुम्हें अभी नीदरलैंड वाला बताया, रॉटरडैम। अगर ये अभी भी नहीं हो रहा याद, तो दोस्त सच्ची मैं कह रहा हूँ छलांग मार दो। हैजार्डस वेस्ट वाला सोचो, मरकरी वाला मिनी माता, तुम्हें 4-5 तो शहरों के नाम बताए खून पीनो तो भी भूल गए। जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे हजार्डस वेस्ट वाली कन्वेंशन कौन सी है, सभी ने लिखनी है जो क्लास देख रहे हैं। अगला, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। किसी ऐसी जगह, किसी ऐसा रिजर्व जहां पर एस्चुरीज, जहां पर बीचेस हैं, जहां पर कोरल्स हैं और सॉल्ट एंड मार्शेस हैं। पहली बात, नीलगिरी तो होने से रहा, क्योंकि नीलगिरी कोस्ट पे है नहीं, आपने लोकेशन देखी, वो तो पर्वतों में है जी। ना नंदा देवी हो सकता है, बीच यहां पर भी नहीं है। अब रह गए दो। अब आपने इसमें और इसमें कंफ्यूज होना, पर मैं कोरल्स जानता हूं कभी भी वहां पर नहीं होते जहां पर फ्रेश वाटर आता है। जहां पर भी नदियां एंड होंगी ना समुद्र में, वहां पर कोरल्स हो नहीं सकते। रादर ईस्ट कोस्ट पे कोरल्स है ही नहीं, अगर आपको पता हो तो। सुंदरबंस इज नॉट देयर, क्योंकि कोरल्स गल्फ ऑफ मन्नार में है। बी शुड हैव बीन आंसर। इट्स अ गुड क्वेश्चन, लॉजिकल, अंडरस्टैंडिंग एंड द लोकेशन। नेक्स्ट वन, ट्रॉफिक लेवल वाला कर लिया हमने जी, डिक्रीजिंग द ट्रॉफिक लेवल्स। अगला ये था क्वेश्चन जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको ग्राफ दिखाया, पीपल, कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम, फिर बायोडाइवर्सिटी। The vegetation of an area, terms like population, community are often used. Which one of the following describes a population? One species or more than one species? This is a question. Clear है ना? बढ़िया आया क्वेश्चन। I will go with population पूछा, तो मैं ए मारूंगा जी, of one species. Let's check out। और वो डायग्राम ही आपका आंसर था। इसीलिए दोस्त मैंने कहा ना, जो पढ़ाऊंगा काम का पढ़ाऊंगा, और पक्का भी बता दूं पेपर में आना भी यही है। सेम ही है स्पीशीज, कम्युनिटी में अलग अलग हो जाएंगे। समझ गए, याद रहेगा अब, और यहीं से क्वेश्चन उठेंगे। ये भी आपको वादा भी, ग्लोबल वार्मिंग का, ग्रीन हाउस गैसेस भी बतानी है, टेंशन ना लो। उन पिनो जितनी मैंने रात के बैठ के ये पीपीटी बनाई है ना, मैं कहा जितने भैया दीदी हैं उनका मैं जानता हूँ, एंड पे आ जाओ 4 घंटे, टेंशन लो, वन शॉट सीरीज पक्का चेक कर लीजिएगा, और मेरी फटाफट सीरीज भी पक्का चेक कर लीजिएगा। रामसर कन्वेंशन तो आपको पता ही है, वेटलैंड प्रिजर्वेशन, और रामसर जगह भी पता चल गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या, वेयर द डेवलपमेंट इज इन सच वे दैट द फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। और ये दी कहां से थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आया था बर्टलैंड रिपोर्ट से, याद रखना जी। बर्टलैंड कमीशन बनी थी, नॉर्वे का बंदा था जिसने ये रिपोर्ट दी थी, उसमें वर्ड पहली बारी क्वाइन हुआ था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। एनर्जी फ्लो आपको पता है यूनिडायरेक्शनल है जी, ठीक है जी। ये हो सकता है, ये हो नहीं सकता ना, ये हो सकता, अब दोनों में से देखना। न्यूट्रिएंट फ्लो, न्यूट्रिएंट फ्लो तो भाई ट्रांसफर होगा, साइक्लिकल है। अगर आपको पता हो, भैंस अगर गोबर भी करे, वो गोबर जमीन में मिलके उसको न्यूट्रिएंट देगा, तो इट इज साइक्लिकल। दिमाग लगाओ ना, खोपड़ी लगाओ, हो जाएगा। मेरे हिसाब से आंसर बी ऑप्शन था। अब आ गया आपका जो मैंने पढ़ाना था, बिल्कुल। इनमें से किसका ग्रीन हाउस गैसेस, पहले तो ये याद रखिए, ये सारी हैं, याद रखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, और सबसे ज्यादा खतरनाक गैस CO2 नहीं है, CO2 का नंबर ज्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग में अगर बात करें, सबसे ज्यादा गैस कौन सी है जो ग्लोबल बहुत ज्यादा नंबर वाइज, क्वांटिटी वाइज, वो CO2 है। लेकिन अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा भयानक, जो ट्रैप बहुत करती है ग्लोबल वार्मिंग, पोटेंशियल किसका सबसे ज्यादा है, वो मिथेन है। एक हम नंबर देखते हैं, एक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखते हैं, और तीसरी चीज देखते हैं लाइफ स्पैन, कितना टाइम वो गैस आसमान में रहती है। समझ आई बात, एक लाइफ स्पैन, वही चीज
मैं निकाल निकूल के लाया हूँ जी। लाइफ स्पैन देखे तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड का सबसे ज्यादा जी, उसके बाद पीएफसीज का। ये सारी ग्लोबल वार्मिंग गैसेस हैं जो न्यूज में रहती हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखो सबसे कम है जी इसका 12 ± 3 किसका, मिथेन का। एवरीबडी गॉट इट, ये भाई समझ आया। और ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी मिथेन का सबसे ज्यादा नहीं, जो मैं गलती से कह रहा था, सबसे ज्यादा फ्लोरिनेटेड गैसेस का, जिनमें फ्लोरिनेटेड है। पोटेंशियल भी ज्यादा, लाइफ भी ज्यादा इनकी, खतरनाक ही है। HFC जो रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर में से रिलीज हो रही है, और हम एक दूसरे को देखा देखी एसी के बगैर तो सांस भी नहीं लिया जाता अब। तो वो जो है ना गैसेस, दे आर द मोस्ट ग्लोबल वार्मिंग, पोटेंशियल भी ज़्यादा है और लाइफ भी ज़्यादा है। इसी प्रकार PFC एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, ये भी याद रखना, कल को पूछ सकता है सोर्स क्या है। और सबसे ज़्यादा SF6 यूज प्राइमरली इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर, वहाँ पर भी इंसुलेटर। तो वो भी भाई SF6 का लाइफ भी बहुत ज़्यादा, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी बहुत, समझे। और सबसे ज़्यादा है कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद मिथेन है जी, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है। ये क्वांटिटी वाइज बात कर रहे हैं। ये IPCC की रिपोर्ट है जो आपको मेरे को दिखानी थी। अब पूछा गया मैक्सिमम रेजिडेंस किसका होगा, तो फ्लोरिनेटेड ही होगा, CFC में मारूंगा, और कोई है ही। इनका सभी में जहां जहां पे फ्लोरिनेटेड है, दे हैव द मोर व्हाट, लाइफ पीरियड, राइट। तो आई विल गो विद दिस CFCs। और वैसे भी अगर आप चेक भी कर लो, मिथेन भी ऊपर है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ऊपर है, हालांकि CFC देती है। मेरे दोस्तों ये भी पॉइंट समझ आया मेरा, तुमको सच्ची में स्वाद आया होगा, ये मेरा वादा आपको। एंडेंजर्ड स्पीशीज कौन देता, IUCN देता है। कौन सी होती हैं एंडेंजर्ड, कौन सी रेड कलर एक्सटिंक्ट, ये सारी। ये था मेरी तरफ से आप सभी को आखिरी हफ्ते का तोहफा इन्वायरमेंट का। अब मेरी ज्योग्राफी अपनी तरफ से, मैंने हर टॉपिक पूरा कवर किया, वन शॉट पूरी तरह फुल ज्योग्राफी का दूंगा। 10 घंटे हो उसको एक बारी 2x पे लगा के ख़त्म करके रिवाइज करिएगा। अगर अच्छा लगे तो दबा के शेयर करिएगा, और हिस्ट्री के सेशंस चेक करिएगा, याद से शेयर करना दोस्तों, याद से। और कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा कैसा लगा। ये ना हो कि आप बताए ना और मेरे को पता ना चले। मेरा दिल मत तोड़िएगा, दिल टूट गया तो काम खराब हो।